हेलो एवरीवन, आई एम सोनल गुप्ता हियर विद दी अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत ही इजी है येट इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस का। इसका नाम क्या है? लीगल पर्सनैलिटी। इस यूनिट को हम अच्छे से कवर करेंगे, इसकी सारी थ्योरीज, इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी लास्ट में सॉल्व करेंगे, जिससे एंड तक आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में गो थ्रू करना। बट बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर टू गेट ऑल द स्टडी मटेरियल्स इन रीजनल लैंग्वेजेस देयर। ऑल्सो यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप फॉर अदर इंक्वायरीज। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं और अच्छे से सारी थियरीज को कवर करते हैं। तो अगर हम यूनिट वाइज देखें तो आज का हमारा टॉपिक है लीगल पर्सनालिटी का। वैसे तो ये टॉपिक नंबर 5 है। अभी तक हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं और अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, जिससे आपके वो टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए वैसे ही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्विक समरीज देखेंगे और उसके बाद उनके कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। ऑलराइट गाइज, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन इन जूरिस्प्रूडेंस। अब अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो पर्सन वर्ड का बहुत ही एक ईजी सा मीनिंग है, जैसे हमें पता है कि हम पर्सन किसको बोलते हैं, एक इंसान को। बट जूरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से एक पर्सन का मीनिंग बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग है, जो अभी हम आगे समझेंगे। अगर हम मिथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिसके थ्रू ये जो पर्सन वर्ड है वो डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या है, मास्क वॉर्न बाय एक्टर्स। मतलब जब कोई भी प्ले होता है तब अलग अलग रोल प्ले करने के लिए लोग मास्क पहनते हैं। वही जैसे सपोज करो, अगर कोई भी पर्सन है जो मास्क पहन के किंग बन गया, तो क्या वो रियल लाइफ में किंग बन गया? नहीं ना। वही होता है कि लॉ भी अलग अलग रोल्स को आइडेंटिफाई करती है, मतलब एक मास्क के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को एक लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं रोमन लॉ की तरफ। रोमन लॉ में क्या है? रोमन लॉ के अकॉर्डिंग केपट वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्टेटस, पर्सन वर्ड का ओरिजिन हुआ है। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसी एंटिटी जो कैपेबल है कि वो राइट्स और ड्यूटीज को बियर कर सकती है, वो पर्सन है। जनरल डेफिनेशन देखें तो कोई भी पर्सन जो बियरर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किंग वाला, कि अगर किसी पर्सन ने मास्क पहन रखा है किंग का, तो वो उस पर्टिकुलर ड्रामा के लिए किंग हो सकता है। क्या वो लेकिन रियल लाइफ में किंग हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिलोसॉफिकल या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेशनल ह्यूमन बीइंग जिसमें कुछ भी इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं वो पर्सन होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ह्यूमन स्पीसीज के मेंबर्स पर्सन है। अब लीगल बेसिस से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल बेसिस से पर्सन कौन हो सकता है? ऐसी एंटिटी जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज कर ली है कि वो कैपेबल है कि उसके पास राइट्स और ड्यूटीज़ हो सकते हैं, वो एज अ पर्सन काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जूरिस व्यू पॉइंट पे हम डिफरेंट डिफरेंट जूरिस के पर्सपेक्टिव से पर्सन की डेफिनेशन को अभी समझेंगे। सबसे पहले आते हैं सवीनी। सवीनी के अकॉर्डिंग पर्सन कौन है? जो कि सिर्फ बियरर ऑफ राइट्स है, इन्होंने ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, याद रखना। सवीनी की डेफिनेशन में ड्यूटीज़ वर्ड का कहीं भी जिक्र नहीं था, उन्होंने सिर्फ राइट्स को ही प्रिविलेज दिया था। होलैंड, होलैंड के अकॉर्डिंग, अच्छा, होलैंड की डेफिनेशन के मतलब क्या है कि कोई राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा इंसान के अंदर और हमेशा इंसान के अगेंस्ट में होती हैं। उसके बाद कैल्सन के अकॉर्डिंग, अब कैल्सन ने क्या किया था कि नेचुरल और ज्यूरिस्टिक पर्सन का जो डिफरेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों एक ही है। उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है? टोटलिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉरपोरेशन है और उस कॉरपोरेशन के पास, सपोज इनकी डेफिनेशन का एग्जांपल देखें, कोई भी कॉरपोरेशन है जिसके पास राइट्स प्लस ड्यूटीज़ हैं, तो वो वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी यही था कि ह्यूमन और कॉरपोरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ग्रे के अकॉर्डिंग कोई भी एंटिटी जिसके ऊपर राइट्स और ड्यूटीज़ लगाए जा सके या फिर जो होल्ड कर सकती है राइट्स और ड्यूटी। अब
ज़ाइटलमैन के अकॉर्डिंग लीगल पर्सनैलिटी क्या है? लीगल कैपेसिटी ऑफ विल। इन्होंने क्या कहा? फिजिकल बॉडी मैटर नहीं करती, विल जो है वो मैटर करती है। उसके बाद पैटर्न। अब इनकी डेफिनेशन जो थी ना वो थोड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी। इन्होंने क्या कहा कि लॉ जो है वो एक टूल की तरह काम करता है, जो पर्सन वर्ड है लॉ के लिए, जिससे वो यूनिट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि कंपनी क्रिएट की उन्होंने, और उनको एक लीगल पर्सनल आइडेंटिटी देते हैं। सेलमन ने एक बहुत ही लॉजिकल और सबसे बेस्ट डेफिनेशन दी थी कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों ही लीगल पर्सन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लेव्स होते हैं, उन्हें ह्यूमन कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन वो उन्हें ह्यूमन कंसिडर किया जाता है लेकिन वो पर्सन नहीं होते। और कॉरपोरेशन जो है वो नॉन ह्यूमंस होते हैं बट स्टिल उन्हें पर्सन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है? अब ज्यूरिस्टिक पर्सन की क्या डेफिनेशन है? कोई भी नॉन ह्यूमन एंटिटी जिसको एक लीगल स्टेटस दे दिया जाए पर्सन का, उसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन। इनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होते हैं? सिमिलर जो कि एक नेचुरल पर्सन के होते हैं, जैसे कि वो अपने खुद के नाम की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किसी को भी कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, कोई भी उन्हें कोर्ट में स्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, गवर्नमेंट बॉडीज़, हिंदू डेटीज़ रिकोगनाइज, इनको एज ए पर्सन रिकोगनाइज किया गया है। अब अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन जो कि आर्टिफिशियल लीगल आइडेंटिटी दी हुई है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज़ हैं। क्रिएशन, नेचुरल ह्यूमन बाय बर्थ या बाय रिकॉग्निशन, और ज्यूरिस्टिक पर्सन बाय लॉ। एग्जाम्पल जैसे कि मैं, आप, हम सब एक नेचुरल पर्सन हैं, और ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब में आता है जैसे इंफोसिस, SIB बैंक, जो कि जिनको एक लीगल आइडेंटिटी दी गई है। कैपेसिटी, फुल लीगल राइट्स अनलेस, जब तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ओनली वो राइट्स मिलते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन को जो कि लॉ ने देती है। जैसे अब वो ये नहीं बोल सकते कि हम भी ह्यूमन बीइंग में, मतलब हमें भी एक पर्सन की आइडेंटिटी मिली है तो हम भी शादी करेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो उन्हें सिर्फ वही राइट्स दिए जाते हैं जो लॉ रिकोगनाइज करती है। ठीक है। लीगल पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन देखें। ज्यूरिस्टिक डिवाइस ग्रांटिंग कैपेसिटी, पावर और स्टेटस। ऐसा कौन मतलब लीगल पर्सनैलिटी क्या है? एक तरीके का ज्यूरिस्टिक डिवाइस है जिसके थ्रू लॉ क्या है? कैपेसिटी देती है, पावर देती है और स्टेटस देती है किसी भी आर्टिफिशियल एंटिटी को। पर्पस क्या है? जिससे कि लीगल फ्रेमवर्क फंक्शन हो सके। स्कोप जिस अप्लाई होता है दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन को। अब पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी ना एक लीगल मास्क की जैसे है जो लॉ दूसरे इंटिटीज पे डालता है, जिससे कि वो अच्छे से एक लीगल थिएटर में वर्क कर सके। ठीक है। अभी तक हमने है ना एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा है कि पर्सन की डेफिनेशन में क्या है। अब हम देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ पर्सन्स। ऑलराइट, अभी तक हमने जो भी पर्सन की डेफिनेशन देखी ना, उसमें हमने 3 वर्ड नोटिस किए। एक क्या था? लीगल पर्सनैलिटी। दूसरा वर्ड था स्टेटस, और तीसरा वर्ड था कैपेसिटी। अब क्या ये सब एक ही वर्ड है? ऐसा है? नहीं है। लीगल कैप पर्सनैलिटी, स्टेटस और कैपेसिटी तीनों ही अलग अलग वर्ड हैं। देख लेते हैं कैसे। पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है? रिकॉग्निशन एज बियरर ऑफ राइट्स और ड्यूटी, मतलब ह्यूमन और कंपनी। मतलब पर्सनैलिटी मतलब लॉ ने मान लिया है कि ये जो है उसको राइट्स और ड्यूटीज दिए जा सकते हैं। कैपेसिटी मतलब एबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि उसके पास उन राइट्स को यूज़ करने का, एक्सरसाइज करने की एबिलिटी है। स्टेटस मतलब लीगल कंडीशन या पोजीशन जो अफेक्ट करता है राइट्स, ड्यूटी, पावर और इम्यूनिटीज़ को। स्टेटस का क्या मतलब है कि आपकी क्या लीगल कंडीशन या पोजीशन है जो आपके राइट्स, ड्यूटीज़, पावर और इम्यूनिटीज़ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये एग्जांपल है यहाँ पे। अ कंपनी हैज़ पर्सनालिटी बट नो कैपेसिटी टू मैरी, कि एक कंपनी जो है उसके पास एक लीगल पर्सनालिटी तो है, वो पर्सनालिटी है, बट क्या उसके पास कैपेसिटी है मैरिज शादी करने की? नहीं है ना, क्योंकि उसका स्टेटस अलग है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं सैलमन 4 मीनिंग ऑफ स्टेटस की तरफ। सबसे पहले ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो सैलमन का क्या कहना था? इंटायर लीगल पोजीशन, जब हमारी पर्सनल और प्रोप्राइटरी दोनों को मिलाकर जो एक लीगल पर्सनालिटी बनती है वो होता है स्टेटस। जैसे कि एक सिटीजन के पास होता है जो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल लीगल कंडीशन, जिसमें हमारे पास सिर्फ पर्सनल राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि मैरिड पर्सन या फिर एक माइनर होना, ये हमारा एक पर्सनल स्टेटस है। ठीक है।
कैपेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, जब लीगल एबिलिटीज़ या रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि कोई माइनर है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता या पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, तो वो हमारी कैपेबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ में काउंट होगी। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री लीगल कंडीशन, मतलब जो कि इम्पोज की गई है आपके ऊपर विदाउट आपके कंसेंट, जैसे कि बैंकरप्ट या कन्विक्टेड पर्सन एज सच। तो ये जो थे वो 4 मीनिंग थे सेलमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टेटस के। अब हम सोर्स देखें तो एक मतलब हमारे पास स्टेटस कैसे आता है, या तो बाय मेंबरशिप जैसे कि क्लास, कम्युनिटी, प्रोफेशन, या बाय लॉ। जब लॉ है ना हमें एक स्टेटस प्रोवाइड करता है, जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टेटस जो है वो अफेक्ट करता है कि हमारे क्या क्लेम्स होंगी, क्या लाइबिलिटी होंगी, क्या पावर्स होंगी ब्रॉडली। एलन के अकॉर्डिंग एक ऐसी कंडीशन ऑफ बीइंग अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप, फिक्स्ड पावर फिक्स्ड बाय लॉ। एग्जांपल, एक स्टेटस मिलता है एज अ जज, जिसके पास मतलब अगर हमारे पास जज का स्टेटस है तो इसका मतलब हमें पता है कि हमारे पास पावर है कि हम अपना जजमेंट इशू कर सकते हैं या फिर इशू कर सकते हैं लीगल ऑर्डर्स। स्टेटस एज अ स्टूडेंट, हमारे पास स्टेटस है एज अ स्टूडेंट का, तो हमें पता है हमें राइट टू एजुकेशन है, बट हमारी ड्यूटीज़ है कि हमें जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसके रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। अब आप सोचो कि अगर कोई डॉक्टर है जो अपनी डिग्री खो दे तो उसका जो स्टेटस था एज अ डॉक्टर वो चला जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ उसके पास जो पावर थी एज एन डॉक्टर, जैसे कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना या उसकी उस डिग्री से जुड़ी, उस स्टेटस से जुड़ी जो उसकी ड्यूटीज़ थी वो भी चली जाएंगी। तो इन अ वे स्टेटस से पावर्स और ड्यूटीज़ भी जुड़ी हुई होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ स्टेटस की तरफ। लॉ ऑफ स्टेटस में ऐसा कोई भी लीगल पोजीशन जो एक पर्सन होल्ड करता है सोसाइटी में उसको बोलते हैं स्टेटस इन लॉ। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल स्टेटस और डोमेस्टिक स्टेटस। नेचुरल स्टेटस जो हमें बाय बर्थ मिलता है, मतलब हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो हमें इनहेरेंट ही मिलता है। और डोमेस्टिक स्टेटस जो फैमिली रिलेशनशिप के थ्रू हमें मिलते हैं। नेचुरल स्टेटस जो बर्थ के टाइम पे ही अराइज हो जाते हैं, पर ऐसे पर्सनल राइट्स जिनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, वो हमारे लिए इनहेरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू रेपुटेशन, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल हार्म, कोई भी पर्सन हमारे प्रति नेग्लिजेंस ना दिखाए उससे प्रोटेक्शन, और दूसरे सारे राइट्स जो कि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं वो। अब हो आएगा डोमेस्टिक स्टेटस। डोमेस्टिक स्टेटस जो होता है वो फैमिली लॉ गवर्न करती है सारे की एरियाज, जैसे कि मैरिज, पेरेंटहुड, गार्डियनशिप्स और ये सब के रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो यही है कि क्या एनिमल्स को लॉ के अंदर ह्यूमन माना जा सकता है। तो नहीं, एनिमल्स जो होते हैं वो लीगल पर्सन की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोई भी राइट्स या ड्यूटीज़ को होल्ड कर सकें। अब हम सेलमन के व्यू पॉइंट से देखें तो एनिमल्स क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ ड्यूटीज़ हो सकते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि हमें क्रुएलिटी नहीं करनी एनिमल्स के लिए, जो भी मॉरल वैल्यू रिलेटेड है, तो वो सारी एक्चुअल में हमारी ड्यूटी सोसाइटी के टूवर्ड्स होती है। जो भी ओनर्स होते हैं वो लायबल होते हैं अगर कोई भी रॉन्ग अगर उनका कोई एनिमल क्रिएट कर दे तो, जैसे कि डॉग बाइट, कैटल ट्रेसपास। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तो ट्रॉट लॉ के प्रिंसिपल्स हैं और दूसरा कैटल ट्रेसपास एक्ट है जो एनिमल्स के रिलेटेड है। अब अगर हम लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के लिए फिर कोई भी राइट्स है ही नहीं। लॉ जो है वो इनडायरेक्टली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट है, अवेलेबल चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा, अब अगर आप कोई भी एक क्लास ऑफ एनिमल्स को बेनिफिट करने के लिए कोई भी ट्रस्ट बनाते हो तो वो वैलिड होगा, जैसे कि आप स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई शेल्टर खोलते हो तो वो सब वैलिड है। लेकिन अगर किसी भी सिंगल इंडिविजुअल एनिमल के लिए ट्रस्ट बनाते हो तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। लिमिटेशन प्रोटेक्शन ऑफ फॉर एनिमल्स, एनिमल जो है वो बियर नहीं कर सकते कोई भी तरीके का लीगल राइट्स और ड्यूटीज़, टेस्टिफाई और बी क्रॉस एग्जामिन, या तो फिर आप उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते एज एन लीगल पर्सन। अब कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में जो था, एनिमल को ट्रीट किया गया एज अ प्रॉपर्टी नॉट एज अ पर्सन। पर देखते हैं लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन। अभी तक हमने लीगल स्टेटस एक एनिमल का देख लिया है, अब हमें लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन देखना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या एक डेड पर्सन जब हो जाता है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी जो पर्सनालिटी होती है, लीगल पर्सनालिटी, वो बची रहती है? तो नहीं। सेलमन के अकॉर्डिंग क्या था कि लीगल पर्सनालिटी शुरू होती है जब हमारा जन्म होता है और वो खत्म हो जाती है जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तब।
सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो एक कॉर्पस होता है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप बॉडी को विल के थ्रू डिस्पोज नहीं कर सकते। अब प्रोटेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है जो लिविंग रिलेटिव्स हैं या सोसाइटी हैं उनके लिए, ना कि डिसीज्ड के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी को भी लीगली अपनी बॉडी ओन या फिर सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ऐसा लिख के चले जाओ कि मिस्टर एक्स जो है वो अपनी बॉडी मिस्टर वाई को सेल करना चाहते हैं, तो क्या वो लीगली वैलिड है? तो वो लीगली वैलिड नहीं होगा। अब अगर हम लीगल प्रोटेक्शन देख लेते हैं तो राइट टू डिग्निटी आफ्टर डेथ आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर कोई होमलेस डिसीज्ड है, उसे भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके एज पर फेथ आपको उसका जो भी लास्ट रिचुअल्स हैं वो फुलफिल करने हैं। अब अगर हम देखें ट्रस्ट फॉर टॉम्ब मेंटेनेंस, मतलब इंडिया में अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ऐसे डेडिकेट करता है फॉर टॉम्ब मेंटेनेंस तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 लाख फॉर मेंटेनिंग माय ग्रेव फॉर एवर, नॉट इन्फोर्सेबल इन इंडिया। नेक्स्ट, लीगल प्रोटेक्शन रेपुटेशन। अब रेपुटेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रिंसिपल आता है, ये मैक्सिम याद रखनी है, डी मॉशियस निल निसी बोनम, मतलब स्पीक ओनली गुड फॉर ऑफ द डेड। जो पर्सन की डेथ हो चुकी है हमें उसके बारे में सिर्फ अच्छा बोलना है, बट ये एक मॉरल रूल है, लीगल रूल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है स्टेट। अब इसमें क्या है कि जो डिसीज्ड है उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा, तो लॉ जो है वो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डिसीज्ड पर्सन के लिए नहीं, जो उसके जो लिविंग रिलेटिव्स हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन की डेथ हो जाती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है अगर वो विल नहीं बना के गया है तो क्लास 1 हायरर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में जब फैमिली लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, एक बार के लिए इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। अब इसमें लिमिटेशन क्या था, डेड पर्सन क्या होता है, इसमें लैक करता है लीगल पर्सनालिटी, मतलब डेड पर्सन के पास कोई भी लीगल पर्सनालिटी नहीं होती। राइट्स जो होते हैं वो इन्फोर्स्ड किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनडायरेक्टली लिविंग पर्सन या फिर सोसाइटी के लिए होते हैं, कोई भी डिसीज्ड पर्सन के लिए नहीं होते। अच्छा, अभी तक हमने लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल देख लिया, लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन देख लिया, अब हम आगे बढ़ लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन देख लेते हैं। अब इस टॉपिक में सबसे इंटरेस्टिंग 2 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है इन वेंट्रिस मेयर, मतलब क्या है, इन द मदर वॉम्ब। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या लॉ अनबॉर्न पर्सन को लीगल पर्सन मानता है? तो हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन पे, जब वो जो बच्चा है वो अलाइव बॉर्न हो। उसके लिए एक और मैक्सिम है, याद रखनी है, नैसितुरस प्रो जैम नातो हैबितुर, मतलब वन टू बी बॉर्न इज डीम्ड बॉर्न, कि जो पैदा होने वाला है हम मान लेते हैं कि वो पैदा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बच्चा है जो उसकी मदर के वोम्ब में है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो क्या उसे जो इनहेरिटेंस है वो मिलेगी? तो हाँ मिलेगी, लेकिन कब? जब वो बच्चा जिंदा पैदा होगा। अगर वो स्टिल बॉर्न होता है तो वो इनहेरिटेंस उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज इन वोम्ब इनहेरिट्स ओनली इफ अलाइव एट बर्थ, कि लीगल पर्सन कब ट्रीट किया जाता है बाय लीगल फिक्शन, ओनली इफ अगर वो बॉर्न अलाइव होता है तो। प्रोप्राइटरी राइट्स क्या है, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी हमने अभी देखा। मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, शेयर अलॉटेड होंगे ड्यूरिंग द पार्टीशन। ठीक है, ये सब जो है वो ज़्यादातर टिपिकली फैमिली लॉ का पार्ट है, जो हम फैमिली लॉ में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनबॉर्न पर्सन का क्या लीगल स्टेटस है, कि अगर वो जिंदा पैदा होता है, अगर वो बॉर्न अलाइव है तो उसे लीगल पर्सन कंसीडर किया जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो उसे लीगल पर्सन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब पर्सनल राइट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोटेक्शन। अगर हम बीएनएस के अकॉर्डिंग देखें तो विलफुल या फिर कोई भी नेग्लिजेंट इंजरी होगी, जैसे कि मर्डर, मैनस्लॉटर, इफ चाइल्ड डाइज आफ्टर लिविंग बर्थ, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो एक अनबॉर्न चाइल्ड को सिविल और क्रिमिनल जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो दिया गया है लॉ में, वो डिस्कस्ड है। अब इसका क्या लिमिटेशन है, तो ट्रॉट लॉ में देखा जाए तो कोई भी पर्सन जो अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो स्यू नहीं कर सकता फॉर पेरेंटल इंजरी इवन इफ बॉर्न अलाइव, मतलब कि अपने पैदा होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को किसी भी इंजरी के लिए लाइबल नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। नो पर्सनैलिटी एट टाइम ऑफ इंजरी, क्यों? क्योंकि जब इंजरी उसको हुई थी तब उसकी कोई भी लीगल पर्सनैलिटी नहीं थी। पैटर्न के अकॉर्डिंग डिनाई किया था उन्होंने लीगल पर्सनैलिटी को जब तक एक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। नॉट येट कंसीव्ड चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड जो अभी तक कंसीव्ड ही नहीं हुआ है, कि नॉट बी ट्रीटेड एज
पर्सन। अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है अनबॉर्न चाइल्ड के लीगल पर्सनालिटी को फॉर इंजरी कंपनसेशन, लेकिन इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है और कनाडा में लिबरल है। अब हम आगे बढ़ते हैं लीगल स्टेटस ऑफ आइडल्स और मॉस्क्यू। अभी तक हमने 3 चीज़ों की लीगल स्टेटस देख लिए हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं आइडल्स और मॉस्क्यू पे। अच्छा, अब हमें ये पॉइंट याद रखना है कि कभी कभार जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भी जो है ह्यूमन कंसिडर एज अ पर्सन कंसिडर किया जाता है लॉ के अंदर। तो आइडल्स क्या है? एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। क्लियरली लॉ ये मानता है कि जो हिंदू आइडल्स हैं उनको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं या लीगल राइट्स और ड्यूटीज को बियर कर सकती हैं। अब एक केस था प्रमाथा नाथ मुलिक वर्सेस प्रद्युमन कुमार मुलिक, जिसमें आइडल्स की विल को ये कहा गया कि जो आइडल्स की विल है उसे रिस्पेक्टेड किया जाएगा वाया सिहबत या तो फिर प्रीस्ट। अब नेक्स्ट केस था योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस सीआईटी, जिसमें आइडल्स को टैक्सेबल माना गया है। फिर केस है देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर, जिसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है टेम्पल की वो आइडल के पास खुद के पास वेस्ट है, मतलब टेम्पल की प्रॉपर्टी आइडल की होती है, ना कि सिहबत की। सिहबत खाली एक मैनेजर होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रूल्स अगेन परपेचुइटी होता है वो आइडल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब आप फॉर एवर एंडोमेंट जो होते हैं वो बना सकते हैं आइडल्स के लिए। उसके बाद आता है मथ। अब मथ जो होता है वो टेम्पल से थोड़ा सा अलग होता है, और इसमें केस भी दिया हुआ है कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा, जिसमें भी यही कहा गया था कि मथ और टेम्पल दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, क्योंकि मथ में कोई भी डियोटी नहीं होती है एज ए प्रेसिडिंग एलिमेंट। उनके हेड होते हैं मेहनत या तो फिर मठाधिपति, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके ऑफिस से अटैच्ड होती है और वो पास कर दी जाती है टू देयर सक्सेसर। अब हम मॉस्क्यू की बात कर लेते हैं। मॉस्क्यू के लिए भी कुछ केसेस थे, जैसे कि मौला बख्श वर्सेस हसीफुद्दीन केस में कहा क्या कहा गया था कि जो मॉस्क्यू है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, मतलब कि वो खुद स्यू कर सकते हैं, खुद उनके ऊपर कोई स्यू कर सकता है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं और जो राइट्स मिलते हैं वो मिलेंगे। लेकिन उसके बाद माजिद शाहिदगंज वर्सेस SGPC केस में इसको ओवररूल्ड करके ये कह दिया गया कि मॉस्क्यू जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। फिर इंडियन लॉ ने भी फॉलो किया प्रिवी काउंसिल को और मॉस्क्यू को ट्रीट किया एज ए प्रॉपर्टी जो कि मैनेज किया जाता है बाय दी ट्रस्टी या फिर कम्युनिटी। करंट रूल क्या है? अभी में देखा जाए तो मॉस्क्यू को जुरिस्टिक पर्सन नहीं माना जाता, लेकिन देखो आइडल्स इज इक्वल टू जुरिस्टिक पर्सन, मॉस्क्यूज इज नॉट जुरिस्टिक पर्सन। ठीक है, अब आता है गुरु ग्रंथ साहिब। इनमें भी एक जो केस था उसमें यही पहले कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो एक जुरिस्टिक पर्सन है, क्योंकि यूनिक एज लिविंग गुरु इन सिखिज्म कैन होल्ड राइट्स, जिनको उन्होंने अलग किया कुरान बाइबल और इन सब से, जो कि कुरान बाइबल रामायण गीता ये जो चीज़ें हैं वो जुरिस्टिक पर्सन्स नहीं है। ठीक है, अब ज्यूरिस्टिक पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो भी ज्यूरिस्ट हैं उनके व्यू पॉइंट से ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले सैलमॉन के अकॉर्डिंग अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इज एनी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट टू विच लॉ एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी, मतलब कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी ऐसी नॉन ह्यूमन जिसको लॉ ने ना पर्सनैलिटी दी है उसे ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं। इनको ग्रांट की गई है कैपेसिटी कि वो बियर कर सकते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल आइडल्स, कॉरपोरेशन या तो इंस्टीट्यूशन। अब होलैंड के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या है? मासेस ऑफ प्रॉपर्टी ग्रुप ऑफ ह्यूमंस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ ह्यूमंस जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, या फिर मासेस ऑफ प्रॉपर्टी जो लॉ ने रिकॉग्नाइज की है उसे ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं। लॉ जो है वो इनमें एक फिक्टिशियस इन्फ्यूज करता है विल को। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंपनी और एसोसिएशन। कीटन के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्टिक पर्सन जो होते हैं वो थिंग्स हैं या तो ग्रुप हैं जिनको लॉ ने डीम्ड किया है कि वो कैपेबल हैं कि वो होल्ड कर सकते हैं राइट्स और ड्यूटी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल कंपनी, ट्रस्ट। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? वो आर्टिफिशियल एंटिटी है, मतलब लॉ ने उसे क्रिएट किया है एज ए लीगल पर्सन। लीगल पर्सनालिटी मिलती है उनको, जैसे कि नेचुरल पर्सन के पास जो राइट्स ड्यूटीज होते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंट है, मेंबर्स के बियॉन्ड सर्वाइव करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव विल होता है, एक्ट करते हैं अपने थ्रू मैनेजर्स या फिर जो भी वर्कर्स, डायरेक्टर्स, सीहबत्स उनके लिए, उनके थ्रू।
अब ज्यूरिस्टिक पर्सन और नेचुरल पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो नेचुरल पर्सन फिजिकली ह्यूमन होते हैं, नेचुरली उनके पास राइट्स ड्यूटी वेस्टेड होती हैं, इनकी डेथ होने के बाद उनकी राइट्स ड्यूटीज खत्म हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सेल्फ होते हैं। अब जो सॉरी यहाँ पर आएगा आर्टिफिशियल पर्सन या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन लिखते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन। अब ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होते हैं? आर्टिफिशियल है, लीगली क्रिएटेड है, कन्फर्ड बाय लॉ है, कंटिन्यू परपेचुअली, मतलब अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू रहता है, और मैनेजर, ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स के थ्रू इन्हें वर्क में लाया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने सब चीज़ों के लीगल स्टेटस देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, डबल कैपेसिटी वर्सेस डबल पर्सनैलिटी। कि डबल कैपेसिटी क्या होती है और डबल पर्सनैलिटी क्या होती है। अब भी हमने समझा कि कैपेसिटी जो और स्टेटस और पर्सनैलिटी, ये तीनों वर्ड का एक डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। अभी तक हमने जो समझा वो स्टेटस था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैपेसिटी और पर्सनैलिटी की तरफ। सेलमन के अकॉर्डिंग इंग्लिश लॉ जो है वो रिकोगनाइज करता है कि आप मल्टीपल कैपेसिटी रख सकते हो इन विच एक पर्सन में एक्ट, मतलब कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन मल्टीपल कैपेसिटीज में एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ऑफिशियल कैपेसिटी अलग है और प्राइवेट कैपेसिटी अलग है। एक पर्सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट रोल में, बट रिमेन्स अ सिंगल एंटिटी। वो पर्सन एक ही होगा लेकिन वो अलग अलग जगह अलग अलग कैपेसिटी में वर्क कर रहा है। रूल a person cannot enter legal transaction with themselves implies double personality। कि अगर कोई भी पर्सन अपने साथ ही कोई है ना ट्रांजेक्शन में आ जाता है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो डबल पर्सनैलिटी बन जाएगी। मैं सपोज करो कि एक कॉलेज में पढ़ती भी हूँ और घर आके ट्यूशंस भी लेती हूँ, तो मैं हूँ एक सिंगल पर्सन ही लेकिन मैं डबल कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। अब समझते हैं डबल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। एक पर्सन जो डिफरेंट रोल या कैपेसिटीज में काम कर रहा है। जैसे एक जज प्राइवेट सिटीजन है तो वोट कर सकता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, साथ ही वो जुडिशियल ऑफिसर है तो जजमेंट पास करेगा। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि कभी भी हर एक काम के लिए सेपरेट लीगल पर्सनालिटी नहीं बनेगी। यहाँ पर पर्सनालिटी एक ही है और पर्सन हमेशा हमेशा सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ए है, वो एक फादर है, ठीक है, और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। यहाँ पे वो अपने फादर अपने घर पे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर वो स्टूडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है सिंगल पर्सन ही, ए ही है, लेकिन वो डुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है। अब डबल पर्सनैलिटी। अब डबल पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? जहां आपको दो सेपरेट लीगल एंटिटीज की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका ये जो है वो इंग्लिश और इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं होता, क्योंकि सेल्फ डीलिंग, सेल्फ लिटिगेशन और कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए ये रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रस्टी कैन नॉट स्यू देमसेल्फ फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम इसमें ना दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इससे क्लियरली और समझ में आ जाएगा। डबल कैपेसिटी मतलब आप एक्ट कर रहे हो डिफरेंट रोल में। डबल पर्सनालिटी मतलब आपको मल्टीपल लीगल एंटिटीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लीगल रिकॉग्निशन इसका है, इसका नहीं है। इफेक्ट्स क्या होते हैं? रोल स्पेसिफिक आपको पावर मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल, जज प्राइवेटली भी एक्ट करा और पर्सनली भी, ऑफिशियली भी आई मीन। और डबल पर्सनैलिटी मतलब ट्रस्टी स्विंग देमसेल्व्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन देख लेते हैं। मतलब हमने अभी तक स्टेटस, कैपेसिटी, पर्सनालिटी का ओवरव्यू ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल पर्सन के काइंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है होलैंड का क्लासिफिकेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होलैंड ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यूनिवर्सिटेट बोनोरम और यूनिवर्सिटेट पर्सोनरम। अब यूनिवर्सिटेट बोनोरम मतलब कि एक ऐसा मास ऑफ प्रॉपर्टी जो बिना किसी ट्रस्टी के एग्जिस्ट करता है और इंडिपेंडेंटली ही वो लीगल जो कैपेसिटी होती है या लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी इंडोमेंट बना रहे हो फॉर चैरिटेबल पर्पस और वो मैनेज हो रहा है एज ए लीगल एंटिटी, या फिर आप कोई भी ऑर्फनेज बनाते हैं, वो सब ये जो होता है वो एट्रीब्यूट करता है लीगल पर्सनालिटी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टी खुद ही एक लीगल एंटिटी बन जाती है। यूनिवर्सिटेट पर्सोनम यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ सिंगल लीगल एंटिटी। मतलब कोई भी स्टेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉलेजेस, चर्चेस, जैसे कि हम बोलते हैं ना एग्जाम्पल की डीयू ने डिसीजन लिया, यहाँ पर डीयू खुद एक्ट कर रहा है, ना कि बच्चे जो होते हैं इंडिविजुअली वो।
अब नेक्स्ट आते हैं हर्बर्ट क्लासिफिकेशन पे। हर्बर्ट के क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट है नॉन लिविंग थिंग्स विद पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग थिंग्स विद पर्सोनिफिकेशन मतलब कि लॉ जो है वो कभी कभी किसी पर्सन, किसी एक ऑब्जेक्ट को ही लीगल जो पर्सन है उसकी तरह ट्रीट करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेरादियम डोमिनेंस होल्ड राइट्स ओवर पेरादियम सर्वियंस। मतलब यहाँ पर लैंड को ही एक लीगल पर्सन बना दिया गया जिससे कि आप उसके ऊपर राइट्स और ड्यूटीज़ को इंजॉय कर सको, राइट्स को इंजॉय कर सको। अब आता है कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। मतलब लॉ क्या करता है, कभी कभी जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं उनको ग्रुप कर देता है किसी एक इमेजिनरी पर्सन के अंडर। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऐसा देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द डेड डिसीज्ड ट्रीटेड एज लीगल पर्सन अंटिल देयर हायर अज्यूम इट। मतलब रोमन लॉ के अंदर क्या होता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका जब तक लीगल हायरर उस प्रॉपर्टी को क्लेम ना करे, उसको ना मिले, तब तक उसे एज ए लीगल पर्सन ट्रीट किया जाता है। बट इंडियन लॉ के अंदर और इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। अब डेड पर्सन मतलब रोमन लॉ में क्या होता है कि कभी कभी जब डिसीज्ड जो है टेम्पररीली उसे है ना अंटिल इनहेरिटेंस पास नहीं हो जाती, उसे एज ए लीगल पर्सन कंसीडर कर लिया जाता है। सेम वही है, इंग्लिश और इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। अब फिtzgerald के अकॉर्डिंग या सैलमन के अकॉर्डिंग लीगल पर्सन कौन है, जो आर्बिटरी क्रिएशन ऑफ लॉ है, जिसे आर्बिटरीली लॉ ने क्रिएट किया है, नेचुरली वो लीगल पर्सन नहीं था। नेक्स्ट जैसे कि कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूट, स्टेट फंड्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो, रिलायंस और ये सब चीज़ें, क्या ये लोग पर्सन है? नहीं। तो फिर इन्हें लॉ जो है वो लीगल पर्सन की तरह कैसे कंसीडर करता है? यही जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मैजिक है। अब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती क्या है? ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसकी वजह से ये अब प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं अपने नाम पे, सू कर सकते हैं, स्यूड हो सकते हैं और ये अपने मेंबर से अलग होते हैं। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इसे कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्न कर किया जाता है। प्रीक्विजिट क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एसोसिएट हुए हैं फॉर अ कॉमन पर्पस। फिर ऐसा ऑर्गन थ्रू विच कॉरपोरेशन फंक्शन करता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इसमें जनरल मीटिंग्स होती हैं। फिक्टिशियस विल जो एट्रीब्यूटेड बाय द लॉ है, मतलब कि एक फिक्टिशियसली विल दी हुई है लॉ ने उनको, जिसके जिसके थ्रू वो लोग इंडिपेंडेंट एक्शन करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉरपोरेशन, सबसे पहला होता है कॉरपोरेशन एग्रीगेट। दो तरीके के कॉरपोरेशन होते हैं। कॉरपोरेशंस जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। एक होता है एग्रीगेट और एक होता है सोल। सबसे पहले हमें पढ़ना है एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो कि साथ में आए हैं कॉमन पर्पस के लिए। एग्रीगेट वर्ड से ही हम समझ सकते हैं क्या होता है, बहुत सारे लोग। जब बहुत सारे लोग किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉरपोरेशन एग्रीगेट, जैसे कि लिमिटेड कंपनी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। अब इसका क्रिएशन ये बनता कैसे है कि पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बन सकते हैं, स्पेशल स्टैट्यूट जैसे कि आरबीआई एक्ट वगैरह, या फिर आप रजिस्टर कर सकते हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे केस भी हैं। और सर्वाइव्स मेंबर्स डेथ, अगर सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाए तो भी जो कंपनी होती है वो सरवाइव करती है। इसका एक बहुत फेमस एक एग्जांपल भी है कि अगर है ना कोई भी बॉम्ब भी गिरा दे तो भी सब मर जाएंगे लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी। ठीक है, ये ग्रोवर्स एग्जांपल, प्रिसिस्ट डिस्पाइट मेंबर्स डेथ। एससी ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में? ये इक्वल है टू अ नेचुरल पर्सन, इनविजिबल, इमॉर्टल, रेस्ट इन द लीगल इंडेंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट स्टॉक कंपनी, रेलवे स्टेशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके पर्पस क्या है? गवर्नेंस के लिए, क्या गवर्नेंस के लिए बनाया जाता है? पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, प्रोफेशनलिज्म के लिए बन सकता है, रिलीजियस हार्मनी, साइंटिफिक आर्टिस्टिक एडवांसमेंट या पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है,
मतलब आपको लर्न क्या रखना है बेसिकली, कि जब बहुत सारे लोग एक ही पर्पस के लिए इकट्ठा हों तो वो होगा कॉरपोरेशन एग्रीगेट। अब कॉरपोरेशन सोल, हमें सोल वर्ड से ही समझ में आ रहा है एक पर्सन। इसका मतलब क्या है, जब एक सिंगल पर्सन किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है तो उसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज अ लीगल पर्सन इन सक्सेशन। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक ऑफिस है बट इसको लीड कौन करता है, होल्ड कौन करता है, एक सिंगल पर्सन। पोस्ट मास्टर जनरल, ये एक पोस्ट है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिससे कि आपकी एक ऑफिस का कंटिन्यूटी बनी रहे, प्रॉपर्टी राइट्स और ड्यूटीज जो है वो आने वाला जो भी सक्सेसर होता है उसको पास हो जाती है। परपेचुअल होता है, एंडलेस ड्यूरेशन है, जब तक एंटिटी, जब तक वो पोस्ट जो होगी तब तक ये कंटिन्यू नेचर का रहेगा। लिमिटेशन क्या है कि वो होल्ड नहीं कर सकते मूवेबल प्रॉपर्टीज को या गुड्स को। फिर ये प्रिवेंट करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन सक्सेसर एंड एग्जीक्यूटर्स। पर्पस क्या है, अलाउ करता है ऑफिस होल्डर को कि वो अक्वायर करे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट करे लीगली, सीव कर सकते हैं या तो फिर बेनिफिट सक्सेसर्स। एग्जाम्पल देखें इंडियन कंटेक्स्ट में तो करता, हिंदू आइडल्स, यूनियन और यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट, या फिर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। तो हमने अब ठीक है, अभी तक हमने कॉरपोरेट एग्रीगेट देख लिया है ना, और कॉरपोरेट सोल देख लिया। अब इन दोनों के अलावा एक और है नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मिनिस्टर्स जो हैं वो कॉरपोरेशन सोल नहीं है। आरबीआई कॉरपोरेट एंटिटी अंडर आरबीआई एक्ट 1934 है। यूपीएससी एचयूएफ नॉट अ लीगल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म्स एग्रीगेट्स हैं नॉट कॉरपोरेट एंटिटीज। ठीक है, जो आरबीआई है वो स्पेशल स्टैट्यूट में आता है, और पार्टनरशिप जो है वो एग्रीगेट्स है बट वो कॉरपोरेट एंटिटीज नहीं है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। तो एडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन के, वही सारे एडवांटेजेस हैं कि परपेचुअल एग्जिस्टेंट होगा, आप मेंबर्स और जो कॉरपोरेशन है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज माने जाएंगे। फिर पर्सनल लायबिलिटी शील्ड होगी, कीटन की समरी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर, अनअफेक्टेड मेंबर्स, लिमिट हो जाएगी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी टू दी शेयर्स, फ्री डिस्पोजल ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, अलाउ होगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब लाइबिलिटी क्या है, अभी हमने एडवांटेजेस की बात करी, तो लाइबिलिटी क्या होंगी कि कॉरपोरेशन एक्ट तो ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही करेगा है ना, तो वो इसकी एक लाइबिलिटी है। ट्रॉट लाइबिलिटी बनती है कि विकैरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी, अच्छा ट्रेडिशनली देखा जाए ना तो कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती थी क्योंकि मेंस रिया नहीं होता था, लेकिन मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी फेस कर सकता है एक कंपनी जो है वो, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं किसके बेसिस पे, मेलिस, फ्रॉड या रॉन्गफुल मोटिव्स पर। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किया जाता है, और हीनियस अगर कोई भी क्राइम किया होगा तो प्रोसिक्यूट होगा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, ना कि कोई कॉरपोरेशन। ये कुछ स्टैंडर्ड केस हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा, सच को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए लिखे हुए हैं। अब आते हैं द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जिसमें वेरियस थ्योरीज दी हुई हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के रिलेटेड। वन बाय वन हम हर एक थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है फिक्शन थ्योरी। फिक्शन थ्योरी का वर्ड मतलब भी है ना, उसके वर्ड से निकाल सकते हैं कि फिक्शन मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती उसे फिक्शन के थ्रू बनाया गया है। तो अब इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे, सवीनी, सैलमन, कोक, ब्लैकस्टोन, होलैंड, कैल्सन और ग्रे। कोर आइडिया क्या था कि कॉरपोरेशन जो है वो एक लीगल फिक्शन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है। ये तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करेगा। मेंबर्स के एक्ट को ही इसमें जो एंटिटी है उसका एक्ट मान लिया जाता है। जूरिस्ट कौन थे, तो सवीनी के अकॉर्डिंग कॉरपोरेशन जो है वो सिर्फ लॉ का एक क्रिएशन है। सेलमॉन के अकॉर्डिंग कॉरपोरेशन सर्वाइव करता है इवन सारे जो मेंबर्स हैं वो सीज हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, जो कॉरपोरेशन है वो फिर भी सरवाइव करेगा। कैल्सन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो है वो पेग है फॉर राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब कि पर्सनालिटी क्या है, एक पेग है जिसपे राइट्स और ड्यूटीज को लटका दिया जाता है। ग्रे के अकॉर्डिंग इमेजनरी क्रिएशन जो प्रोटेक्ट करती है ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को।
क्रिटिसिज्म क्या थे इस थियरी के? पोलोक के अकॉर्डिंग इंग्लिश लॉ जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं करता इसको। फिर इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि कॉरपोरेशन की क्या सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी रहेंगी। इस थियरी की वीकनेस क्या थी कि इसने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि ओनली ह्यूमंस ही होते हैं जो ट्रू पर्सन्स होते हैं। फिर इसमें वुल्फ ने भी ये क्रिटिसिज्म दिया था कि ये यूजफुल होगी सिंस कोर्ट जो है वो डिसरिगार्ड यूजफुल ये थियरी यूजफुल कब हो सकती है, जब कोर्ट जो है वो डिसरिगार्ड कर दे पर्सनालिटी को। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मतलब देखो, ऐसा समझो कि एक ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा किस चीज़ का है? लीगल पर्सनैलिटी का पर्दा है, जिसके वजह से मेंबर्स को और जो इसके जो कंपनी है उनको अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। कोर्ट क्या करती है, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या फ्रॉड है या कुछ भी है, तो वो इस पर्दे को हटा देती है। तो जब वो इस पर्दे को हटा देती है तो वो दोनों को, एंटिटी को और जो मेंबर्स हैं उनको, दोनों को एक ही कंसिडर करती है। तो उस वो जो डॉक्ट्राइन होता है उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब कि जो पर्दा था कॉर्पोरेट का, लीगल पर्सनैलिटी का, उसको कोर्ट ने अब हटा दिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थियरी पे, रियलिस्टिक थियरी, जिसको ऑर्गेनिक थियरी भी बोलते हैं। अब इस थियरी का कोर आइडिया क्या था कि जो कॉरपोरेशन है वो रियल एंटिटी है विद कलेक्टिव माइंड एंड विल, कि दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, और रियल एंटिटी है जिसमें कलेक्टिव माइंड और विल है कि वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। ये लोग डिपेंडेंट नहीं होते स्टेट के रिकॉग्निशन पे। फॉर एग्जांपल, कंपनी डिसीजन लेती है अपना, जो कि एक्सप्रेस्ड होता है थ्रू डायरेक्टर्स और उसके एम्प्लॉयज सॉरी। रियल विल फीचर्स क्या है? ग्रुप पर्सनालिटी जो है वो रियल एज इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस इज साइकोलॉजिकल नॉट फिजिकल, कि जो कॉर्पोरेट का एग्जिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। लिंक्स लॉ टू सोशल रियलिटी, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? ग्रे ने क्या कहा कि जो ये कलेक्टिव विल है, ये कलेक्टिव विल जो है वो बहुत ही वेग एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेल्मन के अकॉर्डिंग यूनिटरी एंटिटी सर्वाइविंग मेंबर्स इज फिक्टिशियस, ये जो है वो मिसयूज हो सकता है बाय फेसिस्ट, बट स्ट्रॉन्ग है वो एम्फेसाइज करने में सोशल ग्रुप के डायनामिज्म। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रैकेट या सिंबॉलिस्ट थियोरी पे। इस थियोरी का क्या मतलब है? ये नाम से समझना है। ब्रैकेट मतलब ये एक ब्रैकेट है समझो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। इसी पर्सपेक्टिव से थियोरी को समझते हैं कि पर्सनालिटी क्या है? एक सिंबॉलिक डिवाइस है, एक पर्सनालिटी है। ये ब्रैकेट का नाम क्या है? पर्सनालिटी, जो ट्रीट करती है मेंबर्स को एज वन यूनिट। मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स आएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, उसको एक यूनिट कंसीडर किया जाएगा। ओनली मेंबर्स जो हैं उनके पास रियल राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। मतलब इस थियोरी में क्या होता है कि जो कॉरपोरेट है वो एक ब्रैकेट माना जाता है, एक सिंबॉलिक डिवाइस की तरह होता है, और रियल जो है राइट्स और ड्यूटीज या कुछ जो भी है वो उसके मेंबर्स के पास है। और कोर्ट क्या कन्विंस कर लेता है कि भाई सब जो है वो एक ही है, एक ही एंटिटी की तरह इन सबको ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ट्रीट करती है कॉर्पोरेशन को एज ए सिंगल यूनिट कन्वीनियंस के लिए। अब क्रिटिसिज्म क्या था कि ये नहीं बताया गया कि कोर्ट कब इन ब्रैकेट को रिमूव कर सकती है। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वीएल, वो कब हो सकता है वो इसमें क्लियर नहीं था, और ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए कॉर्पोरेट की ऑटोनॉमी और लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट थियोरी आती है कंसेशन थियोरी। ये थियोरी का कोर आइडिया क्या था कि जब तक स्टेट उसे ना अथॉरिटी नहीं देगा, या तो स्टेट उसको अपना डिस्क्रिएशन नहीं दे देता कि वो एग्जिस्ट करती है, तब तक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? कंसेशन ऑफ द स्टेट पे। इसमें क्या होता है? स्टेट का कंट्रोल रहता है। अब इंस्टीट्यूशनल थियोरी का कोर आइडिया क्या है कि कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल इनटू अ कलेक्टिव, कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटीग्रेट करते हैं बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं उनको एक कलेक्टिव यूनिट में। प्लूरलिस्टिक व्यू है, इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है विद इन अ स्टेट। और फेसिस्ट व्यू क्या था कि सारे इंस्टीट्यूट के जो सबॉर्डिनेट हैं वो
मतलब हर इंस्टीट्यूशन स्टेट के नीचे आता है, और प्लूरलिस्टिक व्यू क्या था कि इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इनके अकॉर्डिंग, इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक इंस्टीट्यूट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटीग्रेट करते हैं और एक सिंगल यूनिट मतलब एक कलेक्टिव में हो जाते हैं। अब है पर्पस थियरी। पर्पस थियरी का कोर आइडिया क्या है कि जो कॉरपोरेशन है वो एक सब्जेक्ट लिस्ट प्रॉपर्टी है जो कि किसके लिए बनाई गई है, वो एग्जिस्ट करिए किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब इसकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ है ना तब दी जाती है जिससे कि वो अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या था कि वो एप्लीकेबल नहीं है इंडिया फिर या फिर इंग्लिश लॉ में। की ऑब्जर्वेशन क्या है कि फ्रिडमैन के अकॉर्डिंग कोई भी सिंगल थियरी जो है वो सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज को एक्सप्लेन नहीं करती, मतलब किसी में कुछ कवर हो रहा है और किसी में कुछ। अब है नेक्स्ट डॉक्टर सेतना। डॉक्टर सेतना के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस जो है वो पार्शली फिक्टिशियस है और पार्शली रियल है। अब डियाज के अकॉर्डिंग थियोरी जो है वो ज़्यादातर फिलोसॉफिकल है, एनालिटिकल है, कोई भी कॉम्प्रेसिव थियोरी नहीं है। इन लोगों ने जो है स्टेट सोवेरियन और ग्रुप राइट्स को कंसाइल करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए ट्राई किया है। कंपनी सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में क्या बोला गया था कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ और भी केसेस थे जैसे कि टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें अपहेल्ड किया गया कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल पर्सन है। फिर एक केस था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ, जिसमें क्या कहा गया कि ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है कॉरपोरेशन की, मतलब एक कॉरपोरेशन जो है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। अब आता है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होते हैं? अभी तक हमने ना इनकॉर्पोरेटेड की चीज़ों की बात की, अब अनइनकॉर्पोरेटेड क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब ट्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, सोसाइटी, क्लब्स, मतलब जिनके पास कोई भी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती, अपने मेंबर्स से पर्सन और मेंबर दोनों एक ही माने जाते हैं। सॉरी, जो एंटिटी है और मेंबर्स हैं वो दोनों एक माने जाते हैं। दे आर ट्रीटेड एज मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैं। मतलब इनके लिए, इनके पास कोई भी ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं है, ये बस ऐसा माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो बाउंड है और वो एक साथ कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। सलमान के व्यू के अकॉर्डिंग ये जो कॉरपोरेशन होते हैं वो लीगल पर्सन नहीं है। राइट्स और ड्यूटीज जो है वो इंडिविजुअली बिलोंग करती है मेंबर्स को। प्रॉपर्टी जो होती है वो जॉइंटली वो लोग हेल्ड करते हैं बाय मेंबर्स या ट्रस्टी ऑन देयर बिहाफ, कन्वीनियंस के लिए। अब जुडिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो भाभा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में क्या कहा गया था कि जो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है उनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस अपने मेंबर्स से नहीं होता। ठीक है, फिर इंडियन कंटेक्स में देखें तो पार्टनरशिप, हमें पता है कि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होते, वो लोग जो पार्टनर्स होते हैं वो कलेक्टिवली लाइबल होते हैं। कंपनीज जो हैं वो अलग हैं, उनके पास ट्रू ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं वो, और इंडिपेंडेंट होता है उनका लीगल एग्जिस्टेंस। कैल्सन का कुछ एक एनालिटिकल अप्रोच था, वो देख लेते हैं कि कैल्सन के अकॉर्डिंग नेचुरल और लीगल पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। ठीक है, पर्सनल उनके हिसाब से क्या था कि पर्सनालिटी क्या है, बंडल ऑफ राइट्स और ड्यूटीज है जो किसने दी है, लॉ ने क्रिएट करके दी है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या थे कि इंडियन जो कोड्स हैं वो डिस्टिंग्विश करती है नेचुरल और लीगल ज्यूरिस्टिक पर्सन में, क्योंकि ये जो केस है उसमें भी कोर्ट ने रीअफर्म किया था कॉर्पोरेट ऑटोनॉमी को और ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी को। ठीक है, हमने इस यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो अच्छे से कवर कर लिया। अब हम आते हैं एमसीक्यू पे। एक बार एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी थियोरी हमें कितने अच्छे से समझ में आई है। सबसे पहला एमसीक्यू है, कैल्सन सेज दैट टोटलिटी ऑफ व्हाट आर पर्सनैलिटी। कैल्सन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें, किस चीज़ की टोटलिटी जो थी वो पर्सनैलिटी थी, क्या था? राइट्स एंड ड्यूटी। कैल्सन के अकॉर्डिंग क्या था कि राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो प्लस होके साथ में मिलके क्या बनाती हैं, एक पर्सनालिटी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, हु सेज दैट पर्सनालिटी इज द लीगल कैपेसिटी ऑफ विल। किसने कहा था कि पर्सनालिटी जो है वो एक लीगल कैपेसिटी ऑफ विल है? द बॉडीलीनेस ऑफ मैन फॉर देयर पर्सनालिटी अ होल इररिलेवेंट एट्रीब्यूट। ऐसी किसकी थ्योरी थी जिसने क्या था कि फिजिकल बॉडी तो मैटर ही नहीं करती, विल मैटर करती है। अच्छा, पर्सन के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए और उसकी डेफिनेशन में
कहीं पर भी आपको दिखे विल या इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंख बंद करके आप है ना इसका आंसर ये टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हु सेज दैट पर्सनैलिटी इज वाइडर देन ह्यूमैनिटी। ये किसने कहा था कि पर्सनैलिटी जो होती है वो ह्यूमैनिटी से वाइडर है? सैलमन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल। ये आपको आना ही चाहिए, हमने अभी अच्छे से देखा है कि लीगल स्टेटस क्या है एनिमल्स का। क्या है? लॉ रिकॉग्नाइज करता है बीस्ट और लोअर एनिमल्स एज पर्सन। क्या एनिमल्स लोअर बीस्ट या फिर लोअर एनिमल्स को कोर्ट ने लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ पर्सन? तो नहीं। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज बीस्ट और लोअर एनिमल एज पर्सन बिकॉज दे आर मेयरली थिंग्स एंड हैव नो नेचुरल और लीगल राइट्स। ठीक है, लॉ मे और मे नॉट रिकॉग्नाइज, क्या मे और मे नॉट वाला सीन है? नहीं है। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बीस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स एज पर्सन। इन दोनों में से आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिम नासिस्तुरस प्रोजैमनातो हैबितुर मीनिंग दैट। ये भी मैंने आपको बताया था। इसका क्या मतलब है इस मैक्सिम का? इस मैक्सिम का मतलब हमने किस में पढ़ा था? लीगल स्टेटस ऑफ, क्या था? लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन, है ना, उसमें हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ एक और मैक्सिम हमने पढ़ी थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वो कौन सी मैक्सिम थी। क्या है इसका आंसर? अ पर्सन हु इज टू बी बॉर्न इज डीम्ड टू हैव बीन बॉर्न। जो पर्सन पैदा होने वाला है लॉ से मान लेती है कि वो पैदा हो चुका है। Assertion. Mosques are considered juristic person in Indian law. Reason. The Lahore High Court held that mosque could be sued in Maula Baksh versus Hafizuddin. क्या करेक्ट आंसर है? हमने केसेस देखे हैं। पहला केस है असर्शन और रीजन का कोई एमसीक्यू है। क्या आंसर है इसका? ए तो फॉल्स है क्योंकि हमने देखा इंडियन लॉ में मॉस्क्यूज जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, देखा था ना हमने ये। लेकिन आइडियल्स जो हैं वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है। और क्या है ज्यूरिस्टिक पर्सन? और क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब भी ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ठीक है, हाँ। Seventh is, which of the following statement is or are correct about the rule against perpetuity in religious endowments? It applies to regional endowments. It does not apply to religious endowment due to legal personality of idols. It limits the lifespan of property ownership by idols. क्या होगा इसका आंसर? ये भी हमने रीड किया है, ये एक नोट जैसे दिया हुआ था, याद हो तो आपको। ओनली टू, इट डज नॉट अप्लाई टू रिलीजियस इंडोमेंट। मैंने आपको बताया भी था कि रूल ऑफ परपेचुइटी जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है ये रिलीजियस आइडल्स पे, और आप इनके लिए क्रिएट कर सकते हो इंडोमेंट्स फॉर एवर के लिए। रियलिस्टिक थियोरी होल्ड दैट अ कॉरपोरेशन रियलिटी। क्या है इसका आंसर? कि रियलिस्टिक थियोरी क्या होल्ड करती थी कि कॉरपोरेशन की क्या रियलिटी है, ये भी हमने रीड किया। उनका क्या कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल है रेदर देन फिजिकल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू होम ग्रुप टर्मिनोलॉजी कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट इज ओनली अ मीन्स ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ मास इंडिविजुअल रिलेशनशिप। किसके थियरी के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट जो है वो खाली एक मीन्स है ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ मास इंडिविजुअल रिलेशनशिप? किसने कहा था ये? होफील्ड। नेक्स्ट, ब्रैकेट थ्योरी शेयर करती है सिमिलैरिटी विद विच ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इनके अकॉर्डिंग क्या है ब्रैकेट थ्योरी? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ब्रैकेट थ्योरी किसके सिमिलर है, किस थियोरी के सिमिलर है? ब्रैकेट थियोरी में क्या था कि एक ब्रैकेट लगा दिया जाता है, बीच में जितने भी लोग हैं उनको एक यूनिट माना जाता है। यही सेम थियोरी किसकी थी? क्या कंसेशन थियोरी है? नहीं। कंसेशन थियोरी का क्या मतलब था? स्टेट रिलेटेड, है ना। इंस्टीट्यूशनल थियोरी है? नहीं। क्या रियलिस्टिक थियरी है या फिक्शनल थियरी है? फिक्शनल थियरी में क्या था कि सब चीज़ें मतलब जो भी है एंटिटी और मेंबर्स दोनों को एक माना जाएगा,
और रियलिस्टिक में दोनों को अलग अलग। तो क्या है इसका मतलब? फिक्शन थियरी होना चाहिए आंसर, फिक्शन थियरी है। 11. सैलमन आर्ग्यूज दैट रियलिस्टिक थियरी कैन नॉट अप्लाई टू, कि सैलमन के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक थियरी किस पर अप्लाई नहीं हो सकती? किस पे नहीं हो सकती? कॉर्पोरेशन इन जनरल, कॉर्पोरेशन दैट डू नॉट एंगेज इन बिजनेस, कॉर्पोरेशन सोल, या कॉर्पोरेशन दैट आर स्टेट ओन्ड। किस पे जो है वो रियलिस्टिक थियरी अप्लाई नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सैलमन? कॉर्पोरेशन सोल के ऊपर रियलिस्टिक थियरी अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट, which theory may be made the basis of state directorship and arbitrary and of कॉर्पोरेट एंटिटीज? किस थियरी में ना आर्बिटरी और स्टेट और इन सब की बात की थी? इसमें की थी ना कंसेशन। नेक्स्ट, द टर्म परेन पैथरी रिफर्स टू, ये जो टर्म है परेन पैथरी वो किससे रिफर करता है? कॉमन सूट, डिसेंट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ हिज और हर ओन कंट्री या स्टेट, या बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। क्या होगा इसका आंसर? ये मैक्सिम क्या रिफर करती है? पेरेंट्स ऑफ हिज और हर ओन कंट्री या स्टेट। Next is, the origin of which theory is to be traced back to Stephen foundations which were treated as juristic person। कौन सी थियोरी का जो ओरिजिन है वो ट्रेस बैक किया जा सकता है टू स्टीफन फाउंडेशंस जो कि ट्रीटेड किए जाते थे एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। ब्रैकेट, कंसेशन, फिक्शन या पर्पस। कौन सी थियोरी हो सकती है वो? करेक्ट आंसर इज पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन यूनिवर्सिटेट बोनोरम? इनमें से क्या जो था वो यूनिवर्सिटेट बोरोनम को परफेक्टली डिफाइन करता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो टर्म है वो किसके क्लासिफिकेशन का है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटेट बोनोरम वो किसने दिया था? फंड लेफ्ट टू पायस यूजेस विदाउट अ ट्रस्टी, कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ कॉर्पोरेशन, एग्रीगेट ऑफ नेचुरल पर्सन, या फिर सिंगल ऑफिस होल्डर विद कंटिन्यूटी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज फंड्स जो कि लेफ्ट टू पायस यूजेस विदाउट अ ट्रस्टी। जब बिना ट्रस्टी के जो प्रॉपर्टी छोड़ दी जाती है ना, मैंने आपको बताया था इसका एग्जांपल, जैसे कि आपने एक ऑर्फनेज खोला है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, वो इसका आंसर ये है। Which jurist opposed the fiction theory and described collective will as a figment? किस jurist ने fiction theory को अपोज किया था और उसको एक फिगमेंट कहा था? ये भी मैं अपन ने रीड किया है क्रिटिसिज्म में। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ग्रेट। नेक्स्ट, Which of the following statement best describe the nature of legal personality according to Savini? Savini के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है नेचर ऑफ पब्लिक पर्सनालिटी लीगल पर्सनालिटी को? लीगल पर्सनालिटी इज इनहेरेंट इन ऑल ग्रुप्स, लीगल पर्सनालिटी इज रियल एंड नॉट अ फिक्शन, लीगल पर्सनालिटी जो है वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लीगल पर्सनालिटी जो है वो लिमिटेड है टू द गवर्नमेंट बॉडीज ओनली। क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? कौन सी जो स्टेटमेंट है जो सवीनी की डेफिनेशन को, जो नेचर ऑफ लीगल पर्सनालिटी को है वो एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है? करेक्ट आंसर इज लीगल पर्सनालिटी जो है वो क्रिएशन ऑफ लॉ है एंड डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अकॉर्डिंग टू कैल्सन अ कॉर्पोरेशन लीगल पर्सनालिटी इज, कैल्सन के अकॉर्डिंग ए कॉर्पोरेशन लीगल पर्सनालिटी क्या है? रियल एट्रीब्यूट है, इनहेरेंटली टाइड टू कॉर्पोरेट असेट्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन है, या फिर एक कन्वेंशनल पेग है अपॉन विच टू हैंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। सिविक कैल्सन थे जिन्होंने ये एक वर्ड इसको मतलब यूज किया था। करेक्ट आंसर इज कन्वेंशनल पेग। ये याद रखना, ये जो पेग वर्ड है ना ये कैल्सन से रिलेटेड है, कहीं पे भी आए आपको यही टिक करना है अगर मतलब इस यूनिट से रिलेटेड हो तो। Now, 19th. Match the theories with their views on realistic theory. Gray, Dicey, Selman, Creaky. इनमें से जो थियोरिस्ट हैं उनमें से किसकी क्या डेफिनेशन थी? तो कॉर्पोरेट विल इज अ फिगमेंट, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज अ रियल फिक्शन, कॉर्पोरेट सोल कैन नॉट फॉलो रियलिस्ट थियोरी, कॉर्पोरेशन आर रियल पर्सन। किसने, कौन से थियोरिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, हमें वो मैच करना है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मतलब ग्रे ने क्या डेफिनेशन दी थी? कॉर्पोरेट विल इज अ फिगमेंट, डाइसी के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज अ रियल रिफ्लेक्शन, सेलमन के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट सोल कैन नॉट फॉलो रियलिस्टिक थ्योरी, और ग्रीकी के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन आर रियल पर्सन।
इंस्टीट्यूशनल थियोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, इनमें से किसने इंस्टीट्यूशनल थियोरी को प्रोपाउंड किया था? करेक्ट आंसर इज हाउरियन। ठीक है, अभी तक हमने 20 MCQ सॉल्व किए हैं। आई गेस आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से इस यूनिट से MCQs आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ना। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लीगल स्टेटस देख लेना है आपको सबके, ऑफ एनिमल्स और डेड पर्सन्स, और जो हमने अभी देखे ना अनबॉर्न पर्सन उनके। सेकंड थ्योरीज देखनी है, ठीक है, और थर्ड डेफिनेशंस देखनी है, स्टार्टिंग की जो डेफिनेशंस है वो। ये 3 चीज़ें तो आपको इसमें देखनी है। और हाँ, कॉर्पोरेट सोल एंड एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट, और एक लास्ट ये है क्लासिफिकेशन। ये 4-5 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है, ये तो आपको याद रखनी ही है क्योंकि इनमें से यूजली इस यूनिट में से क्वेश्चंस बन के आते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आई होप आपको अब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका हो। अगर अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी जो कंप्लीटेड टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस ना देखी हों तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वेदालय एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टडी वेल एंड टेक केयर।